Hello dear students, today we are starting a new chapter 6 lines and angles. So इस चैप्टर में हम बेसिकली लाइंस और एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आगे आने वाले टाइम में भी हमारे काफ़ी जगह पे यूज में आएगी। ठीक है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे कई जगह पे जैसे लाइंस जैसे कि ज्योमेट्री हो गई, सो ज्योमेट्री में हमारी लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यूज आती है। इसके अलावा जैसे साइंस का फील्ड है, साइंस में हमने देखा होगा कि जो रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। सपोज एक रे इंसिडेंट हुई और एक पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वो अदर मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट हो गई। सो उन सभी जगह पे हम लोग रे डायग्राम का यूज लेते हैं और वहाँ पर भी हमारे लिए किसका यूज में आता है, लाइंस का यूज आता है। ठीक है, कि किस रे जो इंसिडेंट कर रही है वो किस एंगल से कर रही है और किस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उस जगह पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा साइंस में और भी काफ़ी जगह पे सपोज़ कि हमने कोई भी लेआउट ड्रॉ करना है तो उस लेआउट को ड्रॉ करने में जो पर्टिकुलर हम लाइंस का यूज लेने वाले हैं कि जैसे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, तो हमें उस टाइम पे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं और उस जगह पर ड्रॉ करने के बाद में उसका जो मेजरमेंट है वो पर्टिकुलरली हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, लाइंस और एंगल्स के थ्रू देखते हैं। और लाइंस एंड एंगल्स इज़ द बेसिक, ठीक है ना, ये वो बेसिक है जो आगे आने वाले टाइम में हर फील्ड में आपके लिए यूज में आएगा। सपोज आप क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, सो अगर आपको लाइंस एंड एंगल्स का नॉलेज नहीं है सो आप आगे आने वाले टाइम में उन सभी चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है। हालांकि इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें यूज हो रही हैं बट वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो सबसे पहले बात करें लाइंस में। तो देखो, लाइन में जो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जब हम किसी भी जगह पर पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, सपोज हमारे पास कोई भी 2 एंड पॉइंट है, तो जब हम 2 एंड पॉइंट्स को जॉइन कराएंगे तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। अब उसे हम लोग लाइन नहीं कहते, हम उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। सपोज हमारे पास 2 एंड पॉइंट है ए और बी, और ए और बी को हमने क्या करा दिया, जॉइन करा दिया। सो इस जगह पे इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज लाइन सेगमेंट हैव फिक्स लेंथ। ठीक है, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट इज़ आल्सो वी कॉल से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, लाइन का एक पार्ट भी होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट, एंड लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का एक पार्ट। क्लियर? सो इसे हम किससे शो करते हैं, सिंबल इज़ दैट। सपोज अगर ये हमारे पास एक ए बी लेंथ की लाइन है तो इसे हम कैसे शो करेंगे, ए बी। क्लियर? नेक्स्ट इज लाइन। अब लाइन में क्या होगा कि हम दोनों साइड से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइन की जब बात की जाएगी तो उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। जब इसके 2 पॉइंट्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, दोनों साइड में कितना भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो देखो, जैसे यहाँ पे लाइन गिवन है, सो यहाँ पे ए बी जो लाइन है इसे हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? सो जैसा आप देख पा रहे हो, ये एरो का शो क्या, जो मैंने यहाँ पे एरो शो कर रखा है, ये एरो क्या बता रहा है कि इसे इस साइड में कितना भी हम लोग मूव करा सकते हैं, सिमिलर वे में इस साइड में भी हम इसे कितना मूव करा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है ए बी के ऊपर ये वाला एरो लगता है, जो कि हमें बताता है कि ये क्या एक लाइन है, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रे। अब रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ती है और नेक्स्ट साइड में वो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ देखो, जैसे रे क्या है, जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, सो रे हैव 1 एंड पॉइंट और इसे सेकंड साइड में हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और इसे हम किस सिंबल से शो करते हैं, ए बी, और इस तरीके से हम इसके ऊपर रे का सिंबल लगा देते हैं। और जब हम किसी भी जगह पे कॉमनली इन सभी चीज़ों की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इन सभी को कॉमनली हम ए बी लेंथ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो तीनों पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं,
लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकता है। रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया लाइन के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं एंगल की। सो देखो एंगल की बात करें तो एंगल हमें क्या बताता है, एक रोटेशन बताता है, ठीक है ना। सपोज अगर किसी भी जगह पर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है या फिर दो रेज हैं, ठीक है ना, उन दो रेज के मिड में कितना रोटेशन हो रहा है उस चीज़ को हम लोग किससे शो करते हैं, एंगल से शो करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है वो हमें क्या बताता है, एंगल बताता है। सो सपोज जैसे हमारे पास दो रे है ओ ए एंड ओ बी, और ओ ए और ओ बी इस तरीके से यहाँ तक वो रोटेट हुई। ओ ए जो रे है उसे हमने यहाँ तक इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है ना। जितना ये रोटेट किया है इस चीज़ का मेजरमेंट हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। So an angle is formed when two rays or two line segment have a common end point, and the two rays which form an angle are called arms. इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स भी कह देते हैं। ओ ए एंड ओ बी क्या होगा यहाँ पे, आर्म्स हो गए। क्लियर। एंड दीज आर्म्स विच, मतलब जहाँ पर ये जॉइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ओ यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा। सो ए ओ बी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन एंड इट इज़ कॉल्ड अ एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। सो क्लियर हो गया एंगल क्या होता है। अब इसके और बेसिक टर्म्स की बात करें। सो फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें बेसिक टर्म्स में, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। देखो इंटीरियर ऑफ एन एंगल में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इधर। सो सपोज हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी का जो इंटरनल पार्ट होगा, एंगल ए ओ बी का जो इंटरनल पार्ट होगा उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। सो सपोज अगर अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है पी, सो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है, क्योंकि ये इस एंगल के अंदर ही बना हुआ है पी पॉइंट, ठीक है। और अगर ये पी पॉइंट इस पर्टिकुलर एंगल ए ओ बी के आउटसाइड में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखो, सो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि एंगल ए ओ बी का जो पर्टिकुलर पार्ट है इसके आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। सो ऐसा हम समझ सकते हैं, व्हेन द ऑल पॉइंट्स विच आर बिटवीन टू आर्म्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड आउटसाइड ऑफ दीज आर्म्स इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो इस एंगल के बीच में बने हुए हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और इसके जो आउटसाइड में होंगे इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। सो बात क्लियर हो गई। तो जैसे यहाँ पे क्यू पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट टाइप, राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल क्या होता है, जब एंगल का जो मेजरमेंट है अगर वो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। क्लियर। सेकेंड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, when the measurement of angle is less than 90 degree is called a acute angle. So suppose ये एंगल है, सपोज ये एंगल है थीटा, और ये एंगल जो है अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। थीटा क्या होता है, सिंबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। किसी भी जगह पे एंगल के सिंबल को बताने के लिए हम लोग थीटा का यूज ले सकते हैं।
कोई भी अगर एंगल है, ये एक वेरिएबल होता है, तो कोई भी अगर एंगल है अगर वो 90 डिग्री से लेस देन होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्यूट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। So when the measurement of angle is greater than 90 degree is called obtuse angle. So अगर एंगल की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है। सो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर। तीनों एंगल्स क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एंगल देखो, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखो स्ट्रेट एंगल। व्हेन एंगल इज इक्वल टू, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। सो जैसे यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 180 डिग्री एंगल है। और क्योंकि 180 डिग्री एंगल कंप्लीट करने के बाद दोनों जो रेज होती हैं, सपोज ओ ए एंड ओ बी जो रेज है वो दोनों क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 से ग्रेटर होती है और 360 से लेस देन होती है। सो सपोज जैसे हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रखा है ए ओ बी। ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है एंगल का, ये देखो क्या है, 180 से ग्रेटर है और 360 से क्या है, लेस देन है। सो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जैसे हमारे पास दोनों रेज जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर पूरा राउंड अगर कंप्लीट कर लेती है, तो जैसे यहाँ पे देखो पूरा राउंड देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। सो इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। So pause the video and note down that. Next we talk about pair of angles. So first one is complementary angles. अब complementary angles कौन से एंगल होते हैं, when the sum of two angles is equal to 90 डिग्री is called a complementary angles. अगर कोई भी दो एंगल का जो एडिशन है अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हैं और उन दोनों एंगल्स का जो एडिशन है हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है। एंड ये दोनों जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सो जो एंगल ए है वो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी, और जो बी होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। बात आ रही है समझ में, क्योंकि दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर बेस। जैसे एंगल है हमारे पास 40 डिग्री, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 50 डिग्री, क्योंकि इसी को ऐड करने पर कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। जैसे एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। तो समझ में आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। सो व्हेन द पेयर ऑफ एंगल्स is called complementary when the sum of these angles is equal to 90 डिग्री। तो जब इन दोनों का जो सम होगा अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। सो सपोज अगर एक एंगल x होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात। सिमिलर वे में सेकेंड पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स।
अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अगर दोनों एंगल्स को अगर ऐड करने पर 180 डिग्री आता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। सो सपोज अगर a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 180 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, और इसमें भी सेम वे में हम लोग बात करते हैं कि सपोज यहाँ पे जो एंगल ए है वो क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल बी, और जो बी होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल ए। ठीक है, सो जैसे एंगल है 60 डिग्री, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, जैसे एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे एंगल है हमारे पास 110 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। सो आपको दिख रहा होगा दोनों एंगल का जो एडिशन है वो कितना है, 180 है। इसी वजह से हम इन दोनों का जो पेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर सपोज करो एक एंगल x है, तो जो इसका सप्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर नहीं हो पाएगी। सो क्वेश्चन देखो इस पर। सो द क्वेश्चन इज टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो 2:3, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो किस रेशियो में गिवन है, हमें यहाँ पे 2:3 में गिवन है। सो इनके एंगल्स की वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी नो दैट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो यहाँ पे जो दो एंगल है वो हमें रेशियो में गिवन है। सो हम इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमेशा हम कैसे मान लेते हैं, एक्स के मल्टीपल में मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस the two angles are 2x and 3x। मान लिया दोनों एंगल्स क्या है, एक 2x है और एक 3x। ठीक है, सो we know that the sum of two angles is equal to 90 degree because these are complementary angles. So 2x plus 3x equal to 90 degree. Complementary angles are 2x and 3x. So 2x plus 3x equal to 90 डिग्री। ठीक है, 2x plus 3x कितना हो गया, 90। 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, ये 18 डिग्री। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है। सो x की वैल्यू आ गई। अब हम एंगल्स की वैल्यू को बता सकते हैं। सो एंगल 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया, 36 डिग्री। एंड एंगल 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया, 54 डिग्री। सो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे इसलिए इनका सम कितना किया गया, 90। अगर ये सप्लीमेंट्री होते तो इनका सम हम क्या कर देते, 180 कर देते। ठीक है, कभी इस टाइप का भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। सो व्हाट एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो उसके सप्लीमेंट एंगल के इक्वल होता है, वॉट एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जो उसके सप्लीमेंट एंगल के इक्वल होता है। तो ऐसा केवल एक ही पेयर इक्वल है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो उसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा, यह सप्लीमेंट एंगल वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ गया, 90 डिग्री। सो बात आई समझ में यहाँ पे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर
एंड थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को वो ट्राई करने हैं। थैंक यू।